नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आई फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और सीरीज, लेकिन इस बार हम करेंगे गेट एग्ज़ाम के लिए। गेट एग्ज़ाम बायोटेक, जिसे हम लोग बीटी कोड के नाम से भी जानते हैं। इस एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में हम लोग कुछ लेक्चर्स भी लाएंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से रिवीजन कराते हैं हमें, और हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कॉमन गलतियाँ क्या हो सकती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन एंड उनके सॉल्यूशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे सिंपल सवालों में से एक है, आउटलाइन बायोकेमिस्ट्री की। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस मैमल की सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। तो भाई थोड़ी सी अपनी मेटाबॉलिज्म की पाथवे को रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज सेल के अंदर आया, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट बना, पायरुवेट गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बना एसिटाइल कोएंजाइम है। तो भाई कौन सा बड़ा काम कर दिया, एसिटाइल कोएंजाइम है तो लिपिड भी बनाते हैं। जब वो कार्निटिन शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू टूट करके एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। अब चाहे एसिटाइल कोएंजाइम है यहां से आए, चाहे फिर ग्लूकोज से आए, जाएगा टीसीए में, और टीसीए में इसे तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन के सहारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन प्रोटॉन पंप करेगा, और उसी पंप का इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल एटीपी जनरेट करेगा। कहानी का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है, टीसीए, बीटा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी है, साइटोप्लाज्म की कहानी है ग्लाइकोलिसिस। तो क्या डाउट है क्वेश्चन के बारे में? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन है? जहर तो बहुत सुने होंगे भाई। अब कोलेरा नाम की बीमारी सुनकर के क्या याद आता है, लूज मोशन या सिर में दर्द? तो स्टेप्टोलिसिन, जैसा कि नाम भी बता रहा है, लाइसिस करता है ये और इराइथ्रोसाइट्स का बैंड बजाता है। अखबारों में नाम छपवाने वाला टॉक्सिन है। ये वो टॉक्सिन है जो कई बार यूज हुआ है चिट्ठियों में पाउडर के रूप में। तो भाई डब्बा बंद खानों में भी यही टॉक्सिन पैदा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो डिप्थीरिया का टॉक्सिन, बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं इससे बचने के लिए, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ। जब बात करते हैं कोलेरा की टॉक्सिन की, तो टारगेट है इंटेस्टाइन की सेल, और ये टॉक्सिन सेल के अंदर आने के बाद जीपीसीआर पाथवे को असर डालता है, एडेनाइलिल साइक्लेस का बैंड बजाता है और साइक्लिक एमपी के लेवल बढ़ाता है। और यही साइक्लिक एमपी के बड़े हुए लेवल हैं जो क्लोरीन, सोडियम और पानी को इंटेस्टाइन के ल्यूमन में छोड़ देते हैं, जो हमें लूज मोशन के रूप में दिखाई देते हैं। तो स्टेप्टोलिसिन स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, और ये बैक्टीरिया करता है हीमोलिटिक अनीमिया। एक्सोटॉक्सिन है, दो तरह के पाए जाते हैं, एसएलओ और एसएलएस। एसएलओ बड़ा है और यही है जो आरबीसी को मार डालता है। इसके फंक्शन की वजह से ही आरबीसी रप्चर हो जाती हैं, और भाई बॉडी में वो सिम्टम डेवलप होते हैं जिनकी वजह से ये टॉक्सिन खतरनाक माना जाता है। तो बोटुलिनम का टॉक्सिन है तो खाने का, डब्बा बंद खाने में पैदा होता है, और वो भी फ्रिज में रखे हुए के अंदर। इसीलिए जब तुम कभी फूड पैकेट खरीदते हो मार्केट से या जूस का पैकेट, तो उस पर लिखा होता है अगर पफ्ड हो या लीक हो तो भाई लेना मत, गारंटी नहीं लेते वो, क्या पता टॉक्सिन डेवलप हो गया हो। ये बैक्टीरिया भी टॉक्सिन बना बना करके इकट्ठा करता रहता है। अब जिसने भी ये भाई टॉक्सिन वाला फूड खाया, उसका तो बच गया बैंड, क्योंकि जहां नॉर्मल नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स के दौरान एसिटाइल कोलाइन बनते हैं, न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और सामने वाली मसल्स की सेल पर मैसेज प्रोवाइड कराते हैं कि चलो भाई काम करो, लेकिन ये टॉक्सिन आकर के मेम्ब्रेन को फ्यूज करने से रोक देता है। तो एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर ही अटके रह जाते हैं, नर्वस सिस्टम का बैंड बजा दिया। तो डिप्थीरिया का टॉक्सिन बहुत तरह की सेल्स पर असर दिखाता है, सेल के अंदर आता है और आकर के अल्टीमेटली E2F नाम के एक ट्रांसलेशन के इनिशिएशन फैक्टर को ब्लॉक करता है। बहुत जरूरी था ये ट्रांसलेशन को शुरू करवाने के लिए। नतीजा, इन सेल्स के अंदर ट्रांसलेशन रुक जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। तो अब ये बताओ कि इनमें से नर्वस सिस्टम की स्टोरी कहां आई? बोटुलिनम के टॉक्सिन में। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में? तो पहले प्रोटीन स्ट्रक्चर कुछ फाउंडेशन ही समझ लो। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं N टर्मिनल टू C टर्मिनस, तो जो स्ट्रेट चेन होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में फोल्ड हो सकती है, जैसे कि अल्फा हेलिक्स, लूप्स, तो टर्न्स, बीटा की शीट, तो रैंडम कॉइल्स। इन सबको फोल्ड करने के लिए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, और ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बैकबोन के कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बीच में। अगर ये पेप्टाइड और फोल्ड हो जाए, टर्शियरी लेवल तक चली जाए, तो भाई एक कोवेलेंट बॉन्ड भी मिल जाएगा जिसे बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, लेकिन टर्शियरी लेवल पर। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो भाई पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं।
और पेप्टाइड बॉन्ड है 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और इसीलिए इन एटम के साथ जुड़े हुए जो बाकी एटम्स हैं वो सब के सब एक प्लेन में रहना पसंद करते हैं, 2 डायमेंशनल शीट की तरह। जब भी कभी दो ऐसे एटम जो आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ना हो, तो वही ये एक दूसरे के पास में आते हैं, पास में आते हैं, पास में आते हैं। कितने पास में लाओगे यार, रिपल्जन शुरू हो जाएगा उनके बीच में। इसीलिए जैसे जैसे आप डिस्टेंस घटाओगे तो पहले तो अट्रैक्शन बढ़ता है, दूरियां कम हुई तो अट्रैक्शन बढ़ा, दूरियां ज्यादा कम हुई ना तो झगड़े शुरू होते हैं उनके बीच में, आपस के नेगेटिव चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से, रिपल्शन की वजह से। इसीलिए कहते हैं भाई रिश्तेदारियां दूर की अच्छी हैं, ज्यादा रिश्तेदार के यहाँ आओगे तो वहां भी बर्तन बजने शुरू हो जाएंगे, वंडरवाल इंटरेक्शन के लॉस की वजह से। तो फिर भाई कोई भी दो एटम केवल उतना पास में आ सकते हैं जितना कि उनकी वंडरवाल रेडियस अलाउ करेगी। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने वापस आ गया। अब चेक कर लो प्रोटीन स्ट्रक्चर में इनकरेक्ट कौन सा था। एक प्रोटीन फोल्ड होता है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के द्वारा जो कि फेवरेबल होते हैं, बात तो ठीक है। सभी जितनी भी पेप्टाइड्स फोल्ड होती हैं उन सभी फोल्ड्स को आप अल्फा हेलिसेस में या स्ट्रैंड्स में या टर्न्स में डिफाइन कर सकते हो। तो भाई रैंडम कोयल की बात कौन करेगा, ताऊ तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया ना। तो सी है, दो नॉन कोवेलेंट एटम एक दूसरे से अपनी वंडरवाल रेडियस से ज्यादा पास में नहीं आ सकते। ज्यादा पास में लाओगे ना तो महावरा शुरू हो जाएगी उनके बीच में, ठीक है। तो और डी कह रहा था कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो नियरली प्लानर है, अच्छा खासा प्लानर है भाई साहब। तो ऑप्शन बचा बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक सेल आई और सेल ने एक केमिकल छोड़ दिया भाई एक्स मीडियम में, सेल का नाम था ए, और दूसरी सेल ने इस सिग्नल मॉलिक्यूल को पकड़ लिया और अपने अंदर सिग्नलिंग शुरू कर दी वाई बना करके। वाई बनना इंडिकेशन था कि उसने सिग्नल लिया। सेल का नाम है बी, और अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों सेल्स के बीच में इंटरेक्शन कौन सा है, ओटो, पैरा, जक्स्ट्रा या इंट्राक्राइन। तो समझ लेते हैं ये होते क्या है। जब भी कभी कोई सेल कोई सिग्नल मॉलिक्यूल बनाती है और अपनी ही सेल के अंदर सिग्नलिंग देना शुरू कर दे तो इसे बोलते हैं इंट्राक्राइन। सिग्नल मॉलिक्यूल सेल से बाहर आया और उसी सेल के ऊपर आप चिपक गया जिस सेल ने इसको बनाया था, मतलब ऑटोक्राइन। ये केमिकल अड़ोस पड़ोस की सेल में गया और वहां सिग्नलिंग कराई तो बोलते हैं पैराक्राइन। अगर ये ब्लड स्ट्रीम में गया और कहीं दूर जाकर किसी और सेल के ऊपर असर दिखाया तो एंडोक्राइन। और अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड है, सामने वाली सेल के भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स ने इससे इंटरेक्शन कर लिया, तो जो सिग्नलिंग होगी उसे जक्स्ट्राक्राइन कहेंगे। अब सपोज करो कि तुमने अपने पड़ोसी खिड़की पे पत्थर दे मारा, बदले में वो डंडा लेके आ गया, तो सिग्नलिंग कौन सी हुई, पैराक्राइन। यहां भी दो अड़ोस पड़ोस की सेल की सिग्नलिंग की बात है और इसीलिए यहां भी आंसर है पैराक्राइन। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख के लग रहा होगा वाह भाई मजा आ गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। डीएनए की सीक्वेंस दे रखी है, आरएनए की सीक्वेंस पूछ रखी है, और भाई थोड़ा सा होल्ड करो, समझ लो कहानी को, क्योंकि कहानी में दे रखा है सेंस डीएनए का स्टैंड। अब डीएनए में सेंस स्टैंड उसे कहते हैं जिसकी सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के जैसी होती है। चाहो तो यहीं कहीं सॉल्व कर लो, यही सेम सीक्वेंस टी की जगह पे यू लगा दो और ढूंढ लो तुम्हारा आंसर। अब कैसे आई बात, डीएनए में सेंस स्टैंड कभी टेम्पलेट की तरह काम नहीं करता। तो इस डबल स्टैंड में जो दूसरा वाला स्टैंड है ये है जिसे आप एंटीसेंस बोलते हैं, और यही है जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। इसको पढ़ा जाएगा और इसको पढ़ने के बाद जो आरएनए बनेगा उस आरएनए की सीक्वेंस हूबहू डीएनए के सेंस स्टैंड के जैसी होगी, बस टी की जगह पर यू होता है आरएनए में, और इसी वजह से इसका आंसर आ गया तुम्हारा डी। क्वेश्चन नंबर 20, अगर सीरम को मैं ग्रोथ मीडियम ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल लाइन से हैक से निकाल दूं तो सेल के साथ क्या बीतने वाली है। भाई पहले ये तो जान लो इसका काम क्या था। देखो जब भी किसी सेल को हम ग्रोथ मीडियम में डालते हैं तो हम चाहते हैं वो ग्रो करे, और ग्रो का करने का मतलब है फले और फूले, मतलब डिवाइड भी करे, नंबर भी बढ़ाए और अपना साइज भी, प्रोलिफरेशन। सेल को ये कराने के लिए कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइटोजन और ग्रोथ फैक्टर। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे शुरू करते हैं और न्यूक्लियस से कहते हैं भाई उन जीन्स को बनाओ जिनसे साइक्लिन वाइक्लिन बनने वाले हैं, और ये सेल को मैसेज मिल जाए कि डिवीजन शुरू कर दो और ग्रोथ भी। अब सेल को ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मीडियम में तो मिलते नहीं, सीरम टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें है भाई ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स जो सेल को सिग्नल देते हैं ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए भी। इसके अलावा सीरम के अंदर एक खतरनाक चीज भी होती है जैसे कंप्लीमेंट, एंटीबॉडी। जिस सेल्स को आपने सीरम दिया था उसकी ग्रोथ कराने के लिए ये कंप्लीमेंट से एंटीबॉडी मार भी सकते हैं उनको। ऐसा ना कर पाए इसलिए सीरम को पहले हीट इनएक्टिवेट किया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी ये थोड़ी है, कहानी तो ये है कि इस अमृत के झरने में जिसमें सेल अभी तक स्नान कर रही थी, अगर इस सेल को यहां से निकाल दो या इसके मीडियम में से इस अमृत को गायब कर दो
जो कि सीरम था। तो क्या होने वाला है? अगर सेल के पास सीरम नहीं है मीडियम में, तो भाई सेल डिवाइड तो करने वाली है नहीं, क्योंकि सिग्नल तो है नहीं उसके पास। जब तक माइटोजन और ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे नहीं, सेल प्रोलिफरेट करेगी नहीं। तो सेल चुप होकर बैठ जाएगी, सेल साइकिल को बंद कर देगी। तो आंसर हो गया तुम्हारा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ह्यूमन के टीलोमेर्स की बात है, तुम्हारी तो बात है या चुपके से अपनी किसी सेल के डीएनए से पूछ लेते कि किनारों पर कौन सी सीक्वेंस लगी हुई है, तो भी आंसर मिल जाता। खैर, क्वेश्चन की कहानी टीलोमेर की लंबाई को लेकर के है। हर डीएनए के किनारे को टीलोमेर्स कहा जाता है, और यहाँ पर एक रिपीटेड सीक्वेंस मिलती है जो तुम्हें पढ़ने में आ भी रही होगी। ना भी आ रही हो तो देख लो जूम करके, TTAGGG TTAGGG। भाई ये है वो सीक्वेंस जो टीलोमेर की लंबाई को बना के रखती है। टीलोमेरेज नाम का एंजाइम है जो इन घटती हुई सीक्वेंस को बढ़ा सकता है, मेंटेन रखता है सेल डिवीजन में। रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम है ये। अगर टीलोमेरेज एंजाइम काम ना करे तो टीलोमेर की लंबाई छोटी होती जाती है। बट हमें क्या करना, हमें तो सीक्वेंस से मतलब है। TTAGGG। तो भाई सीधा सा ढूंढ लो कि कहां है TTAGGG, टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी नहीं है? यार क्वेश्चन बड़ा टफ है। म्यूकोसल एपिथेलियम, डेंड्रिटिक सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम, मेमोरी बी सेल, और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। भाई ये क्वेश्चन मेरे बस की नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फैकल्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये स्पेशलाइज्ड है इम्यूनोलॉजी की। मैडम का नाम है सुंदरी मैडम, हेलो करना मत भूलना। तो सुंदरी मैडम बहुत अच्छी तरीके से इम्यूनोलॉजी पढ़ाती हैं। ओह सॉरी, गलत फोटो लग गया। खैर, सुंदरी मैडम बहुत अच्छे से इम्यूनोलॉजी पढ़ाती हैं और अक्सर यही सवाल करती हैं, अकल बड़ी या भैंस? देख लो, अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। भाई इन्नेट इम्यूनिटी वो है जब पैदाइशी हमारे साथ आई थी। तो जरा बताना मुझे, क्या पैदा हुए बच्चे में टी सेल और बी सेल होती हैं क्या? टी सेल बी सेल हमारी स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इन्नेट का नहीं है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और ये बच्चे के पैदा होने के काफी दिन बाद डेवलप होती हैं। इसीलिए पैदाइशी बच्चे को बहुत सारी बीमारी होने का खतरा होता है। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये बी सेल्स की मात्रा बढ़ती जाती है और वो सीखती भी जाती हैं कि भाई कैसे कैसे एंटीजन होते हैं, किससे कैसे भिड़ना है। मेमोरी बी सेल्स कभी पैदाइशी हमारे साथ नहीं होती, और इसलिए इसका आंसर है डी। अब आई भाई नापतोल की बात, जीनोमिक डीएनए की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया से जीनोमिक डीएनए निकाल लिया और कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके तोड़ भी लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को पहचानता है, और पूछ रहे हैं हमसे कि लंबाई क्या है डीएनए के पीस की। मुश्किल भी नहीं है यार इतना। अगर तुम कुछ भी सीक्वेंस ले लो, फॉर एग्जांपल ये है EcoR1 की सीक्वेंस, 6 बेस पेयर की है, GAATTC। अब ये बताओ कि इस सीक्वेंस के जीनोम में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो एक एक करके निपट लो। पूछ लो भाई ग्वानिन जी, आप इस पोजीशन पर मिलोगे, इसके चांस क्या है? देखो, किसी भी एक जगह पर मिलने के लिए एडेनिन भी अवेलेबल है, थायमिन भी अवेलेबल है, साइटोसिन भी और ग्वानिन भी। 4 होते हैं बेस डीएनए में। इन 4 में से कोई सा एक यहाँ मिलना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्वानिन। तो अकेला ग्वानिन मिल जाए इस जगह पर, चांस है 1/4। सेकंड पोजीशन पर एडेनिन मिल जाए, चांस है 1/4। किसी भी जगह पर किसी एक स्पेसिफिक बेस के मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। सारे के सारे इकट्ठे मिल जाएं तो भाई प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/4096। तो जानते हो इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि जीनोम में एक बार ये सीक्वेंस मिल जाए तो अगली बार ये सीक्वेंस मिलेगी 4096 बेस पेयर दूर। तो क्या अब भी मैं बताऊं इसका आंसर क्या है? 4096 बेस पेयर की लंबाई मिलने वाली है अगर मैंने इस एंजाइम का इस्तेमाल किया तो जो फ्रेगमेंट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, which of the following amino acid is catalyzed by activated macrophages to produce reactive nitrogen species, मतलब RNS। अमीनो एसिड दे रखे हैं यहाँ पे 4। तो देखो यार, कहानी है मैक्रोफेज की। मैक्रोफेज के हाथ कानून के हाथ जैसे लंबे होते हैं। दूर दूर मौजूद बैक्टीरिया नाम के कल्प्रिट्स को भी पकड़ लेते हैं और पकड़ के जेल में नहीं डालते। अपनी लंबी लंबी भुजाओं का इस्तेमाल करके, जिन्हें सीडोपोड्स कहते हैं, जकड़ लेते हैं बैक्टीरिया को और एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अंदर बैक्टीरिया को वेसिकल के रूप में पैक कर लेते हैं, फेगोसोम, और वेट करते हैं इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स का। इम्यून सिस्टम की सेल से पूछते हैं भाई मार दें या छोड़ दें। अगर मैसेज आया मारने का तो ये अपनी सेल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्टिव केमिकल्स बनाते हैं।
जैसे कि कुछ तो हैं ऑक्सीजन वाले जिन्हें बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और कुछ हैं नाइट्रोजन वाले रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फालतू फुदक रहे होते हैं, और ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बस देने के लिए तैयार रहते हैं। ले लो इलेक्ट्रॉन, ले लो इलेक्ट्रॉन। बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती चिपका देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को, डीएनए को और कार्बोहाइड्रेट्स को, तो भाई उनका तो बैंड बजने वाला है। इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो आपस के बॉन्ड भूल जाते हैं और मॉलिक्यूल्स डिग्रेड हो जाते हैं। धीरे धीरे करके बैक्टीरिया के टुकड़े उड़ जाते हैं, और यही टुकड़े हैं जो बाहर निकल आते हैं। बाद में इनकी हेल्प से ये पूरे इम्यून सिस्टम को जगाते भी हैं। तो जहां एक तरफ रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज जो कि नॉस नाम के एंजाइम बनाते हैं आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड से, तो ये बैक्टीरिया को डिग्रेड कराने में भी रोल निभाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को ये मैसेज देने में कि भाई यहाँ है जो लड़ाई हो रही है। और उन सिग्नल्स को पहचान करके ब्लड वेसल में से खूब सारी WBC निकल आती है, शुरुआत के इन्फ्लेमेशन वाली रिएक्शन। ये जो पूरी फैमिली है ना ROS की और RNS की, ये बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है। चाहे मैं सुपर ऑक्साइड्स की बात करूं ऑक्सीजन वाले केस में या एल्कोक्साइड्स की, तो RNS के केस में नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रस एसिड भी। इन सब में जो कॉमन बात है ना, वो है कॉमन बात रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की। इन मॉलिक्यूल्स के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बहुत ज्यादा तत्पर हैं रिएक्ट करने के लिए। ये बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स किसी भी बायोमॉलिक्यूल के पास पहुंचेंगे तो उससे रिएक्ट करके जुड़ जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं, बिखेर देते हैं मॉलिक्यूल को। और इसलिए तो बोलते हैं इनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज। इनको बनाने की कहानी शुरू होती है आर्जिनिन से, जब हम बात करते हैं RNS की। और नॉस नाम का एंजाइम है जो आर्जिनिन के लास्ट में R ग्रुप में मौजूद एक NH2 को हटा देता है और बनता है NO। और यही NO है जो मॉडिफाइड होकर के और बहुत तरह के RNS बनेगा। तो क्वेश्चन देख लो, अब बताओ कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसका इस्तेमाल किया गया है रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज बनाने के लिए। तो भाई ये है आर्जिनिन। बात तो और भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ तो हम इतनी बात करेंगे। जब इम्यूनोलॉजी हम पढ़ेंगे तो बाकी बातें देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो यार इन क्वेश्चनों के आंसर देख करके कुछ तो आंखें खुल गई होंगी, गुड मॉर्निंग तो तुम्हारी हो गई होगी। iFly में ऐसे ही बहुत सारी चीजों के जवाब मिल जाते हैं, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से। हमेशा ये भी याद रखो कि iFly का साथ तो घबराने की है क्या बात। तो भाई iFly का साथ इज लाइक अ कैटलिस्ट का हाथ। तुम्हारे सपने भी और तुम्हारे एग्जाम भी बहुत जल्दी से पूरे हो जाने वाले हैं सक्सेस के साथ। थैंक यू।